विद्यार्थियों, मैं अब आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांशतः विश्वविद्यालय परीक्षा में आ जाता है वह है अंशों का ग्रहणाधिकार। यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के माल संपत्ति को अपने पास में तब तक रोक रखने का वैधानिक अधिकार हो जब तक कि वह व्यक्ति उसके ऋणों का भुगतान न करे, तो ऐसे अधिकार को ही ग्रहणाधिकार कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो माल है, संपत्ति है, जैसे गिरवी भी रखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जब तक अपने पास रखने का उसको पूरा अधिकार है, जब तक कि जो उसे ऋण दिया गया है या जो कर्ज दिया गया है उसका वह भुगतान नहीं करता है, उस समय तक ही वह ऐसे माल और संपत्ति को रखने का पूरा अधिकार रखता है। इसे ही हम अंशों का ग्रहणाधिकार कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम में कंपनियों को अपने अंशों का पर ग्रहणाधिकार नहीं दिया गया है, किंतु कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों में व्यवस्था करके, अंतर नियमों से तात्पर्य जब कंपनी अपने दिन प्रतिदिन के व्यापार को संचालन करने के लिए जो नियम बनाती है और नियम बना करके उन व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था कर देती है कि अपने अंशों पर ग्रहणाधिकार प्राप्त कर सकती है। अपने अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था करके जब कंपनी को अंशों पर ग्रहणाधिकार प्राप्त हो जाता है तो कंपनी उन अंशों के समस्त अधिकारों को अपने अधीन तब तक बनाए रख सकती है जब तक कि वह अंशधारी उन अंशों पर देय या अन्य प्रकार से कंपनी की देय धनराशि का भुगतान नहीं कर देता है, तब तक वह अपने पास गिरवी रख सकती है। इस प्रकार अंशधारी अंशों का किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, अंतरण भी नहीं कर सकता। यदि अंशधारी कंपनी को देय धनराशि का भुगतान नहीं करता है किसी कारण से, तो कंपनी अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर उन अंशों को उचित सूचना देकर बेच सकती है। यानी किसी कारण से वह पक्षकार जिसके पास अंश है और वह अंशों पर जो देय राशि है कंपनी की उसका भुगतान नहीं कर पाता है, तो वह अपने अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था करके उनको बेच सकती है। यदि अंतर्नियम व्यवस्था न हो तो कंपनी को इन्हें बेचने से पूर्व न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होती है। छात्रों, इस प्रकार कंपनी का अंशों का ग्रहणाधिकार से तात्पर्य कंपनी का अंशों पर प्रथम प्रभार से है। जब तक कंपनी को अंशधारी के अंशों पर या अन्य प्रकार से राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, तब तक कंपनी उन अंशों पर अपना वैधानिक अधिकार बनाए रख सकती है। अंशों पर ग्रहणाधिकार के संबंध में कुछ सामान्य नियम हैं, उन नियमों का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। पहला नियम है ग्रहणाधिकार स्वतः नहीं। सामान्यतः किसी भी कंपनी को अंशों पर ग्रहणाधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन व्यवस्था करके अंशों पर ग्रहणाधिकार उत्पन्न कर सकती है। दूसरा है अपूर्व दत्त अंशों पर ग्रहणाधिकार। कोई भी कंपनी पूर्णदत्त एवं अपूर्णदत्त अंशों पर समान रूप से ग्रहणाधिकार उत्पन्न कर सकती है, किंतु जिन अंशों का सूचीयन मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्रों में है, उन अंशों स्टॉक एक्सचेंज में उन अंशों पर ग्रहणाधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अंश अपूर्णदत्त रहते हैं। तीसरा है अंशों पर या अन्य प्रकार से देय के लिए कंपनी अंशों पर ग्रहणाधिकार अंशों पर देय राशि के लिए या अंशधारी द्वारा कंपनी को देय
अन्य राशि के लिए भी सुरक्षित कर सकती है। अतः अंशों पर देय राशि के लिए ग्रहणाधिकार की दशा में अंशधारी एक अंशधारी के रूप में देय राशि के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा है लाभांशों पर ग्रहणाधिकार। कंपनी अंशों पर घोषित होने वाले लाभांशों पर भी ग्रहणाधिकार प्राप्त कर सकती है, लेकिन अंतर्नियमों में भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाकर। अंशधारी की मृत्यु के बाद भी उपलब्ध कंपनी द्वारा अंशों का ग्रहणाधिकार प्राप्त कर लेने के बाद वह ग्रहणाधिकार अंशधारी की मृत्यु के बाद भी बना रहता है, यदि अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था कर रखी है तो। अंतर्नियमों के संशोधन द्वारा ग्रहणाधिकार की उत्पत्ति नहीं। यदि कोई भी कंपनी अपने पहले से आवंटित अंशों पर, जो पूर्व में आवंटन कर रखे हैं, अंतर्नियमों में संशोधन करके ग्रहणाधिकार उत्पन्न नहीं कर सकती है। पूर्व में आवंटित कर रखे हैं तो पहले उसे अपने अंतर्नियम बनाने पड़ते हैं और उसके बाद उनका आवंटन करता है, तो वह अपने अंशों पर ग्रहणाधिकार रख सकती है। नेक्स्ट है अवधि वर्जित ऋणों के लिए ग्रहणाधिकार का उपयोग। कंपनी अवधि वर्जित ऋणों के लिए भी अंशों का पर ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकती है। कंपनी के समापन के समय भी ग्रहणाधिकार। कंपनी के को अंशों पर ग्रहणाधिकार कंपनी के समापन तक होता है। यदि किसी कंपनी के समापन के समय अंशों को बेचने से कोई राशि प्राप्त होती है तो उस राशि पर भी कंपनी का ग्रहणाधिकार होता है। अब ग्रहणाधिकार का प्रवर्तन। यदि अंशधारी कंपनी को देय धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी अंतर्नियमों में व्यवस्था हो तो उचित सूचना देकर कंपनी का अंशों का विक्रय कर सकती है। यदि अंतर्नियमों में व्यवस्था नहीं हो तो कंपनी के अपने अंशों के विक्रय के लिए पूर्व न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होती है। अंशधारी को दी जाने वाली सूचना में कंपनी को अंशधारी के एक उचित अवधि में बकाया राशि चुकाने के लिए कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बकाया राशि यदि निर्धारित अवधि में नहीं चुकाई जाती है तो कंपनी अंशों को विक्रय करने के लिए इरादा रख सकती है, परंतु कोई भी कंपनी ग्रहणाधिकार का प्रवर्तन करने के लिए अंशों का हरण नहीं कर सकती। कंपनी के अंतर्नियमों में यदि ऐसा प्रावधान है तो वह व्यर्थ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी की पूंजी में कमी करना माना जाता है और पूंजी में कमी न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। अब है ग्रहणाधिकार की समाप्ति। कंपनी का अंशों पर ग्रहणाधिकार निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जाता है। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि कंपनी का अंशों पर ग्रहणाधिकार किन किन दशाओं में समाप्त हो जाता है। पहली दशा है अंशों का अंतरण पंजीकृत करने पर। यदि कंपनी ग्रहणाधिकार युक्त अंशों के अंतरण का पंजीयन कर लेती है तो कंपनी का उन अंशों पर ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है। गिरवी की सूचना होने पर यदि कोई ग्रहणाधिकार युक्त अंशों का धारक उन अंशों को गिरवी रखता है और कंपनी को इसकी सूचना देता है तो कंपनी का ग्रहणाधिकार प्रभावित होता है। ऐसी दशा में कंपनी का ग्रहणाधिकार गिरवी ग्राही के ग्रहणाधिकार के बाद ही होगा। ऋण भुगतान करने पर अंशों पर बकाया राशि, देय राशि या अन्य ऋण का अंशधारी समय पर भुगतान कर देता है तो कंपनी का ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है। और ग्रहणाधिकार त्यागने पर यदि कोई कंपनी अपने ग्रहणाधिकार को छोड़ देती है तो भी अंशों पर कंपनी का ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में विस्तार से बताया और इसे निश्चित रूप से आप याद करना और इनके पॉइंट भी आप याद कर लेना, इससे कि परीक्षा में आप आसानी से यदि प्रश्न आ जाता है तो उसका उत्तर दे सकें। धन्यवाद।